प्रॉपर्टी बाइंग टिप्स। फ्लैट खरीदने से पहले किन बातों का रखें ध्यान। नया घर फ्लैट खरीदना जीवन के बहुत महत्वपूर्ण फैसले में से एक होता है। यह वास्तव में आपके एक सपने के पूरा होने जैसा भी होता है। युवा जॉब की शुरुआत से ही अपने सपने का घर खरीदने के लिए कोशिश शुरू कर देते हैं। सालों तक बचत करने और योजना बनाने के बाद आपकी कोशिश यह होनी चाहिए कि आप सही फैसला लें, जिससे बाद में आपको कोई पछतावा ना हो। हम आपको यहाँ कुछ जरूरी बातें बता रहे हैं, जिनका ध्यान रखकर आप सही फैसला ले सकते हैं। घर खरीदने में आपकी बचत के साथ होम लोन के रूप में भी काफी रकम निवेश की जाती है। इस हिसाब से आपको अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। नया घर या फ्लैट खरीदते वक्त आपको इलाके की लोकेशन, फ्लैट या घर के पोजीशन की तारीख और कारपेट एवं कवर्ड एरिया जैसी कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि फ्लैट मकान खरीदने से पहले आप किन बातों पर रखें नजर। प्रॉपर्टी की कीमत। सबसे पहले आपको घर खरीदने के लिए एक बजट तैयार करना चाहिए। अगर आपको पता है कि आप घर खरीदने पर कितनी रकम खर्च कर सकते हैं, तो घर चुनना आसान हो जाता है। इसके बाद आसपास के इलाके में मौजूद प्रॉपर्टी से अपनी संपत्ति की तुलना करें। इससे आपको पता लग जाएगा कि बिल्डर ने आपको सही कीमत बताई है या नहीं। अब ऐसे बहुत से साधन हैं जिनसे आप संपत्ति कीमत की तुलना कर सकते हैं। प्रॉपर्टी की ऑनलाइन साइट, इलाके के प्रॉपर्टी डीलर और न्यूज़पेपर में छपने वाले विज्ञापन से आप उस इलाके में संपत्ति की कीमत का अनुमान लगा सकते हैं। फ्लैट का कारपेट एरिया। आमतौर पर जब आप किसी प्रॉपर्टी का विज्ञापन देखते हैं, तो उसमें सुपर बिल्ट अप एरिया लिखा जाता है। इसमें शाफ्ट, एलिवेटर स्पेस, सीढ़ियां, दीवार की मोटाई जैसी चीजें भी शामिल होती है। अगर आप इसके हिसाब से अनुमान लगाएंगे तो फ्लैट देखने पर आप मायूस होंगे, क्योंकि वास्तव में आपका कारपेट एरिया कम निकलेगा। बिल्ट अप एरिया की तुलना में कारपेट एरिया 30% तक कम होता है। आमतौर पर जब एक फ्लोर पर 2 फ्लैट होते हैं, तो कॉमन स्पेस की जगह भी दोनों में बराबर बंट जाती है। लैंड रिकॉर्ड। जिस जमीन पर आपका मकान बना है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। आपको उस जमीन की मिट्टी के बारे में पता होना चाहिए। इसके साथ ही वजह जमीन हर तरह के सरकारी बकाये से मुक्त होनी चाहिए और रजिस्टर्ड होनी चाहिए। घर खरीदने से पहले आपको टाइटल डीड जरूर देखना चाहिए और उसे वेरीफाई करना चाहिए। इस डीड में जमीन के मालिकाना हक आदि के बारे में विस्तृत जानकारी होती है। प्रॉपर्टी की कानूनी जानकारी। आपको प्रॉपर्टी खरीदने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस जमीन पर यह बनी है, वह कानूनी झंझट से मुक्त हो। आप यह पता करें कि क्या डेवलपर को सभी मंजूरी मिल गई है। इसमें रजिस्ट्रार, इलाके की डेवलपमेंट अथॉरिटी, जल आपूर्ति, विद्युत बोर्ड और नगर निगम आदि शामिल है। अगर आप होम लोन लेकर यह प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो इस बात की जानकारी लोन देने वाला बैंक अपने स्तर से खुद ही चेक कर लेता है। 5. पोजीशन की तारीख। दिल्ली एनसीआर या देश के बड़े शहरों में प्रॉपर्टी खरीदते वक्त आपको पोजीशन की तारीख का भी ध्यान रखने की जरूरत है। अब बिल्डर आमतौर पर पोजीशन में काफी देर लगा रहे हैं। एक बायर के रूप में आपको पोजीशन देने में देरी होने पर मुआवजे की रकम के बारे में एग्रीमेंट में दिए क्लॉज पर ध्यान देना चाहिए। आमतौर पर बिल्डर आपसे 6 महीने का ग्रेस पीरियड मांग सकता है, लेकिन उसके लिए भी वैध कारण होना चाहिए। 6. लोन देने वाले बैंक। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि उस बिल्डर के प्रोजेक्ट में कौन से बैंक लोन दे रहे हैं। अगर किसी बिल्डर की छवि खराब है, तो आमतौर पर बड़े बैंक उसके प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोन नहीं देते। आपको प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बारे में सही तरीके से पता करना चाहिए। 7. बिल्डर बायर एग्रीमेंट। जब आप किसी बिल्डर से फ्लैट खरीदने जाते हैं और आप टोकन अमाउंट देकर फ्लैट बुक करते हैं, तो आपको एक अलॉटमेंट लेटर मिलता है।
उसके बाद अगर आप बैंक से लोन के लिए आवेदन करते हैं तो एक त्रिपक्षीय समझौता होता है। आपको इसे पढ़कर समझना चाहिए। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही तो आपको बैंक या बिल्डर से उसे क्लियर करना चाहिए। 8 फ्लैट का लोकेशन। चूंकि संपत्ति खरीदना लंबी अवधि का निवेश है, इस हिसाब से आपको प्रॉपर्टी के लोकेशन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इलाके में मौजूद सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर और जरूरी सेवा तक पहुंच कुछ ऐसी चीज है जिसका बहुत ध्यान रखा जाना चाहिए। आप इन सब चीजों पर ध्यान देंगे तो रहने से हिसाब से आपको सुकून मिलेगा। आपका फ्लैट सुरक्षित इलाके में भी होना चाहिए जिससे आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। 9 अतिरिक्त और छुपे हुए चार्ज। आप प्रॉपर्टी खरीदने से संबंधित सभी चीज ध्यान से देखें। आपके लेट पेमेंट पर कितना जुर्माना लगता है और बिल्डर के लेट पोजीशन देने पर कितनी पेनाल्टी है, सबका ध्यान रखें। अगर आपको समय पर फ्लैट नहीं मिलता तो बिल्डर हर महीने आपको एक तय रकम पेनाल्टी के रूप में देता है। इसके अलावा स्टाम्प ड्यूटी, होम लोन की प्रोसेसिंग फीस, रजिस्ट्री कराने का खर्च समेत बाकी खर्च के बारे में आपको पहले से ही जानकारी ले लेनी चाहिए। हम आपको बता रहे हैं ऐसी ही 7 बातें जिनका ध्यान रखकर आप घर खरीदने में धोखा नहीं खाएंगे। देश में घरों की काफी कमी है। जमीन खरीदना दिनोंदिन महंगा होता जा रहा है। घर बनाने का खर्च भी लगातार बढ़ रहा है। इस वजह से सिर्फ बड़े शहरों में ही नहीं, छोटे इलाके में भी घर महंगे हुए हैं। अगर आप पहली बार घर खरीदने जा रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। बेसिक्स पर ध्यान दें। यह ध्यान रखें कि अगर आप लोन लेकर घर खरीद रहे हैं तो आप समझदारी भरा फैसला लें। आजकल बैंक आपसे सिर्फ 10% डाउन पेमेंट मांगते हैं। बाकी रकम वे आपको होम लोन के रूप में दे देते हैं। अगर आप अपनी बचत के पैसे से अधिक डाउन पेमेंट करते हैं तो आप पर लोन का बोझ कम पड़ेगा। यह ध्यान रखें कि आपकी मासिक आमदनी का 40% से अधिक होम लोन की किस्त EMI के रूप में नहीं जाए। होम लोन बाजार पर थोड़ी मेहनत करें। बाजार में बहुत से बैंक और NBFC होम लोन दे रहे हैं। अगर आप 5-7 बैंक NBFC से ब्याज दर, प्रोसेसिंग फीस और बाकी औपचारिकता का पता कर लोन लेंगे तो आपको काफी बेहतर डील मिल सकती है। बहुत से बैंक अब होम लोन के साथ कैशबैक ऑफर भी दे रहे हैं। मासिक किस्त का बोझ कम करने के लिए बैंकिंग नियामक रिजर्व बैंक ने भी बैंकों को निर्देश दिए हैं। 3 वेतन का ध्यान रखें। पहली बार घर खरीदने वाले लोगों के लिए जरूरी है कि वे यह ध्यान रखें कि उनके वेतन में आने वाले समय में कितनी वृद्धि हो सकती है। आप भविष्य की आमदनी के हिसाब से अपने घर खरीदने का फैसला कर सकते हैं। होम लोन लेकर घर खरीदना लंबी अवधि का सौदा है। इससे पहले जरूरी होमवर्क जरूर करें। 4 जीवन की अनिश्चितता का भी ख्याल रखें। जीवन क्षणभंगुर है। जीवन में आपका करियर किस राह पर चलेगा, इस बारे में निश्चित होकर कुछ नहीं कहा जा सकता। जीवन में प्राथमिकता भी समय के साथ बदलती रहती है। शादी, बच्चे आदि के बाद जीवन के विभिन्न चरण में आपके जेब पर असर पड़ता है। इस वजह से आपकी मासिक किस्त चुकाने की क्षमता पर असर पड़ सकता है। 5 खर्च पर नजर रखना। खर्च पर लगाम लगाना जरूरी है। आप बाकी खर्च को आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन होम लोन की मासिक किस्त अपने निर्धारित समय पर ही जाएगी। अगर समय पर EMI नहीं चुकाई गई तो बैंक आप पर काफी जुर्माना लगाते हैं। आपका क्रेडिट रिपोर्ट भी खराब होता है। 6 सस्ता घर खरीदे या सबसे बेहतरीन। पहली बार घर खरीदने वाले लोगों के लिए यह बड़ा उधेड़बुन होता है। वित्तीय सलाहकार कहते हैं कि आप या तो सबसे बेहतरीन घर खरीदे या सबसे सस्ता मकान। बीच बीच की स्थिति आपके लिए सही नहीं होगी। इससे आपकी नींद भी खराब होगी और पैसे भी बर्बाद होंगे। 7
घर में सुधार की गुंजाइश। अगर आपको कोई घर इस समय सस्ता मिले जिसे बाद में ठीक कराया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है, तो यह आइडिया कैसा रहेगा? इस समय आपको घर सस्ते में खरीदने का मौका मिल जाएगा और बाद में जब आपकी आमदनी बढ़े तो आप उसमें अपने पैसे जोड़कर उसे सुधार सकते हैं। अगर आप घर खरीदने का मन बना रहे हैं, तो यहाँ पर दी गई बातों को ध्यान में रखकर फ्रॉड का शिकार होने से बचे रह सकते हैं। रियल एस्टेट सेक्टर फ्रॉड्स। घर खरीदने का फैसला करना एक इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट हो सकता है, जिसके लिए बहुत सावधानी से विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि रियल एस्टेट मार्केट में फ्रॉड की संभावनाएं काफी अधिक रहती हैं। बहुत बार यह देखा जाता है कि बिल्डर ने घर खरीदने वाले से पैसे लेते समय जो वादे करता है, घर का पोजीशन देते समय वह अपने वादे से मुकर जाता है। ऐसे में यहाँ पर घर खरीदारों को इसके रिस्क को समझना जरूरी है। आइए यहाँ पर यह समझने की कोशिश करते हैं कि घर खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपके साथ फ्रॉड होने की गुंजाइश कम हो। अनअप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स। रियल एस्टेट सेक्टर में फ्रॉड एक आम बात होने लगी है। अगर नामी गिरामी बिल्डर से आप घर नहीं खरीद रहे हैं, तो इसकी संभावना और बढ़ जाती है। किसी अनअप्रूव्ड प्रोजेक्ट में निवेश करना है, तो इसमें बेईमान डेवलपर्स लोकल अधिकारियों से आवश्यक अप्रूवल और परमिशन लिए बिना ही असेट्स का एडवर्टाइज और बिक्री करना शुरू कर देते हैं। अगर उस प्रोजेक्ट को अवैध मान लिया गया तो आपको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है। इससे बचने के लिए हमेशा प्रोजेक्ट की कानूनी स्थिति को वेरीफाई करें और यह सुनिश्चित करें कि अमुक प्रोजेक्ट कानूनी तौर पर सही है। अवैध फ्लोर एरिया। एक अन्य फ्रॉड में असेट के रियल फ्लोर एरिया के बारे में गलत जानकारी देना शामिल होता है। डेवलपर्स या विक्रेता घर का मूल्य बढ़ाने के लिए उसके साइज को बढ़ा चढ़ाकर बता सकते हैं। खरीदारों को असेट का सावधानी पूर्वक निरीक्षण करना चाहिए और अप्रूव्ड प्रोजेक्ट के साथ जिसके बारे में विज्ञापन किया गया है, उसकी गहन जांच करनी चाहिए। बिल्डर द्वारा बताई गई एरिया सत्यापित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रोफेशनल सहायता लेनी चाहिए। टाइटल फ्रॉड करना। टाइटल फ्रॉड उससे भी बड़ी चिंता का विषय है, जिससे संभावित घर खरीदारों को सावधान रहना चाहिए। ऐसा तब होता है जब जालसाज टाइटल को गलत बताने या ऐसी असेट बेचने के लिए जो कानूनी रूप से उनकी नहीं है, असेट के डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जिनमें टाइटल और लोन सर्टिफिकेट होते हैं। इस रिस्क को कम करने के लिए सही तरीके से टाइटल को सर्च करना और कानूनी चैनलों या प्रोफेशनल तरीके से टाइटल सर्च सर्विसेज के जरिए असेट से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट्स की सही या नहीं इसको वैलिडेट करना महत्वपूर्ण है। झूठे वादे करना। कुछ डेवलपर या विक्रेता खरीदारों को लुभाने के लिए झूठे वादे कर सकते हैं, जैसे भ्रामक विज्ञापन, अधूरे खुलासे या ज्यादा सुविधाएं। इन वादों में ऐसी सुविधाएं शामिल हो सकती है जो कभी डिलीवर ही न हो पाए। संभावित खरीदारों को खरीदारी करने से पहले डेवलपर के ट्रैक रिकॉर्ड पर गहन तरीके से जानकारी करनी चाहिए। समझौते की बारीकियों को पढ़ना चाहिए और प्रोजेक्ट के फीचर्स को चेक करना चाहिए। पोजीशन में विलंब होना। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में पोजीशन में देरी होना बहुत बड़ी चिंता का विषय है। बेईमान डेवलपर समय सीमा के भीतर असेट डिलीवर करने में विफल हो सकते हैं, जिससे उन खरीदारों को फाइनेंशियल दिक्कतें हो सकती हैं, जिन्होंने अपनी सेविंग करके इन्वेस्ट किया है या लोन लिया है। इससे बचने के लिए संभावित घर खरीदारों को बिल्डर खरीदार एग्रीमेंट की सावधानी से पढ़ना चाहिए, पेनाल्टी और मुआवजे की शर्तों को समझना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो कानूनी सलाह लेनी चाहिए। गौरतलब है कि घर खरीदना एक महत्वपूर्ण फाइनेंशियल निर्णय है और रियल एस्टेट मार्केट में संभावित फ्रॉड के प्रति सतर्क रहना और जागरूक रहना जरूरी होता है। अनअप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स, इनवैलिड फ्लोर एरिया, टाइटल फ्रॉड, झूठे वादे और पोजीशन में विलंब जैसी चीजों को समझने और उनसे बचने से
संभावित घर खरीदार खुद को महत्वपूर्ण फाइनेंशियल नुकसान और कानूनी जटिलताओं से बचा सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इन डॉक्यूमेंट्स का रखें ध्यान, वरना हो सकता है भारी नुकसान। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले कई चीजों का ध्यान रखना होता है ताकि भविष्य किसी भी प्रकार का नुकसान ना झेलना पड़े। आपको बता दें कि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कई सारे डॉक्यूमेंट्स का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते वक्त इन डॉक्यूमेंट्स का ध्यान नहीं रखती है तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि आपको प्रॉपर्टी खरीदते समय किन किन डॉक्यूमेंट को चेक कर लेना चाहिए। आपको बता दें कि अगर आप बैंक से लोन लेकर कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रही है तो आपको लोन पेपर का ध्यान रखना होगा। इसके साथ ही आप जो भी प्रॉपर्टी खरीदने जा रही है तो आपको यह चेक करना चाहिए कि प्रॉपर्टी पर किसी तरह का लोन है या नहीं। अगर प्रॉपर्टी पर किसी भी प्रकार का लोन है तो आपको उस पेपर की कॉपी भी रखनी चाहिए ताकि किसी भी तरह की परेशानी का सामना भविष्य में ना करना पड़े। लेआउट पेपर और रजिस्ट्री पेपर करें चेक। आपको बता दें कि अगर आप प्रॉपर्टी के लेआउट पेपर चेक नहीं करेंगी तो हो सकता है आपको प्रॉपर्टी से संबंधित पूरी जानकारी ना प्राप्त हो, इसलिए आपको लेआउट पेपर्स को ध्यान से चेक करना चाहिए। रजिस्ट्री पेपर को भी आपको सही से चेक करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको प्रॉपर्टी के लीगल होना का भी प्रमाण मिल जाएगा। आप इन पेपर को नजदीकी जिले के सब रजिस्ट्रार ऑफिस में वेरीफाई करवा सकती हैं। कंस्ट्रक्शन क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी है जरूरी। आपको बता दें कि अगर आप कंस्ट्रक्शन क्लियरेंस सर्टिफिकेट और अनापत्ति प्रमाण पत्र को चेक कर लेंगी तो उससे यह वेरीफाई हो जाता है कि प्रॉपर्टी पर किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते समय इस डॉक्यूमेंट का ध्यान नहीं रखती है तो आपको बाद में परेशानी हो सकती है, इसलिए आपको इस डॉक्यूमेंट की जांच अवश्य करनी चाहिए। जानिए प्रॉपर्टी पर किसका हक है। आपको प्रॉपर्टी खरीदने से पहले टाइटल और सेल डीड को भी चेक कर लेना चाहिए ताकि आपको यह पता रहे कि जो प्रॉपर्टी आप खरीदने जा रही है उस पर मालिकाना हक किसका है, और अगर उस जमीन पर कोई संपत्ति बना हुई है तो वह कानूनी रूप से वेरीफाइड है या नहीं है। इसके अलावा आपको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट को भी चेक करके ही प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले देख लें ये 12 डॉक्यूमेंट, बाद में नहीं पड़ेगा पछताना, न रहेगा कोर्ट कचहरी का चक्कर। हाउ कैन आई गेट प्रॉपर्टी पेपर्स? आज हम आपको बताएंगे कि ग्राहकों को फ्लैट, फ्लोर, मकान या जमीन खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रही हैं, तो यह बेहद जरूरी है कि उसकी अच्छे से जांच पड़ताल कर लें। प्रॉपर्टी के मालिकाना हक और प्रॉपर्टी पेपर्स की भी पड़ताल जरूरी है। आज हम आपको बताएंगे कि ग्राहकों को फ्लैट, फ्लोर, मकान या जमीन खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी डील करने से पहले बहुत सारी चीजों की जानकारी हासिल करना जरूरी है, वरना आपके साथ ठगी हो सकती है। वैसे तो जो चीजें आपको नई प्रॉपर्टी खरीदते समय देखना चाहिए उनमें लोकेशन, कई तरह के दस्तावेज, विक्रेता की जानकारी, संपत्ति पर किसी तरह का विवाद आदि शामिल है। इस काम के लिए आप कानूनी सलाह ले सकते हैं। जहां तक डॉक्यूमेंट की जांच की बात है तो उन पर आपको खास तौर पर ध्यान देना है। कौन कौन से दस्तावेज चेक करना जरूरी है। आप जिस भी प्रोजेक्ट में फ्लैट या मकान खरीद रहे हैं वह रेरा RERA में रजिस्टर होना चाहिए। यह रियल एस्टेट का एक कानून है जो भारतीय संसद से पारित है। इसका मकसद रियल एस्टेट सेक्टर में आम जनता के हितों की रक्षा करना और उन्हें धोखाधड़ी से बचाना है। पहले विक्रेता के टाइटल और ओनरशिप का वेरिफिकेशन करना बेहद जरूरी है। 2 चैनल डॉक्यूमेंट को भी चेक करना बेहद जरूरी है। चैनल डॉक्यूमेंट का मतलब होता है X ने Y को बेची, Y ने Z को बेची। इस दौरान जो भी डील बनती है उसमें सबका विचार नाम बनता है।
यानी किसको कहां से मिली, इन सब का हवाला होना चाहिए। 3 एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। यह सर्टिफिकेट आपको बताता है कि जिस प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं उस पर कोई मॉर्टगेज, बैंक लोन या कोई टैक्स तो बकाया नहीं है। इसके अलावा कोई पेनाल्टी तो नहीं है, इसकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा रजिस्ट्रार के ऑफिस जाकर आप फॉर्म नंबर 22 भरकर जानकारी जुटा सकते हैं। 4 ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट एक अहम दस्तावेज है जिसे बिल्डर से जरूर लेना चाहिए। अगर वह इसे नहीं देता तो खरीदारों को यह अधिकार है कि वह डेवलपर के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करे। 5 पजेशन लेटर। डेवलपर खरीदार के हक में पजेशन लेटर जारी करता है जिसमें प्रॉपर्टी पर कब्जे की तारीख लिखी होती है। होम लोन पाने के लिए इस दस्तावेज की असली कॉपी को पेश करना जरूरी होता है। जब तक ओसी हासिल नहीं किया जाएगा तब तक पोजेशन लेटर अकेले प्रॉपर्टी पर कब्जे के लिए काफी नहीं माना जा सकता। 6 मॉर्गेज। मोर्गेज या गिरवी रखना एक प्रकार का ऋण है जिसका उपयोग उधारकर्ता किसी मकान की खरीद या रखरखाव करने के लिए या रियल एस्टेट के अन्य रूपों में करता है। साथ ही समय के साथ इसका भुगतान करने पर सहमति जताता है। प्रॉपर्टी लोन सिक्योर करने में कोलैटरल के रूप में काम करती है। 7 टैक्स पेमेंट का स्टेटस चेक करें। प्रॉपर्टी टैक्स नहीं चुकाने से संपत्ति पर शुल्क लगता है जिससे उसकी मार्केट वैल्यू पर असर पड़ता है। इसलिए खरीदार को स्थानीय म्युनिसिपल अथॉरिटी में जाकर यह देख लेना चाहिए कि विक्रेता ने प्रॉपर्टी टैक्स में कोई डिफॉल्ट तो नहीं किया है। 8 यूटिलिटी बिल। प्रॉपर्टी खरीदते टाइम यूटिलिटी बिल चेक करना भी बेहद जरूरी है। 9 कार अलॉटमेंट लेटर। इस लेटर में कार पार्किंग का लेटर होता जिसे चेक जरूरी है। 10 रेसिडेंट वेलफेयर। प्रॉपर्टी डीलर को रेसिडेंट वेलफेयर से एनओसी मिली है या नहीं। 11 आरईआरए एक्ट 2016। आरईआरए का आदेश है कि डेवलपर्स को अपना प्रोजेक्ट अथॉरिटी में दर्ज कराना होगा। किसी भी खरीदार को यह मालूम जरूर करना चाहिए कि जिस प्रोजेक्ट में वह घर खरीदना चाहता है वह आरईआरए में रजिस्टर्ड है या नहीं। 12 रूपांतरण। बढ़ते शहरीकरण और राजस्व भूमि में विलय के साथ गैर कृषि उपयोग के लिए संपत्ति का रूपांतरण बेहद अहम है क्योंकि कई राज्यों के कानून ऐसे लोगों को कृषि की भूमि नहीं देते जो किसान नहीं है। इसके अलावा खरीदार को मास्टर प्लान की भी जांच करनी चाहिए। अनडिफाइंड। जानिए जमीन खरीदने के पहले कौन से कागज देखना ही चाहिए, इन्हें चेक नहीं करने पर धोखे का शिकार हो सकते हैं। आप कोई भी व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीदते समय अपनी मेहनत की एक बड़ी कमाई उसमें लगा देता है। ऐसे में जरूरी है कि जो प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है उसकी वैधता की पूरी तरह से जांच की जाए। यदि आप किसी टाउनशिप में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और वहां सभी बैंक लोन दे रहे हैं तो समझ ले कि वहां बड़ी रिस्क नहीं है क्योंकि बैंक किसी भी टाउनशिप में लोन तभी देते हैं जब वहां का टाइटल, स्वामित्व और सर्च क्लियर होता है। इसके बावजूद व्यक्ति को अपने लेवल पर कुछ चीजों को वेरीफाई तो करना ही चाहिए। आज हम बता रहे हैं कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लिंक डॉक्यूमेंट्स चेक करें। आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो सबसे पहले उसके लिंक डॉक्यूमेंट चेक करें, यानी प्रॉपर्टी अब तक कितनी बार खरीदी और बेची गई है वो देखें। यह आपको पुरानी रजिस्ट्रियों से पता चलेगा। जिससे भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उससे पुरानी रजिस्ट्री की कॉपी ले लें। फिर यह देखें कि सभी रजिस्ट्री में डिटेल एक दूसरे से लिंक हो रही है या नहीं। जो आपको प्रॉपर्टी बेच रहा है उसका आइडेंटिटी प्रूफ देखें, इसे डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच करें। प्रॉपर्टी बेचने वाले से पावर ऑफ अटॉर्नी की कॉपी ले। भूमि रिकॉर्ड की जानकारी। आप जिस जमीन को खरीद रहे हैं उसका रिकॉर्ड खंगाले। खेती की जमीन ले रहे हैं तो इसके डॉक्यूमेंट्स की जानकारी राज्य सरकार के राजस्व विभाग से मिल जाएगी।
जमीन का खसरा नंबर पता करें। खसरा नंबर से आपको जमीन से जुड़ी सभी जानकारियां मिल जाएंगी। यदि आप घर बनाने के लिए जमीन खरीद रहे हैं, तो पहले पता करें कि जहां जमीन खरीद रहे हैं, वहां रेसिडेंशियल परमिशन है या नहीं। अगर प्रॉपर्टी कमर्शियल या इंडस्ट्रियल है, तो वहां जमीन न खरीदे क्योंकि वहां आप घर नहीं बना सकेंगे। टाउनशिप में ले रहे हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्स देखें। किसी टाउनशिप में प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो लैंड यूज चेक करें। देखें कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की परमिशन है या नहीं। लोकल अथॉरिटी जैसे नगर निगम से नक्शा पास है या नहीं। सबसे महत्वपूर्ण होता है यह चेक करना कि जिस कॉलोनी में आप जमीन खरीद रहे हैं, वो वैध है या नहीं। कई लोगों को लगता है कि सरकार ने रजिस्ट्री कर दी तो प्रॉपर्टी वैध ही होगी, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसा नहीं होता। रजिस्ट्री करते समय सरकार सिर्फ रेवेन्यू की एंगल से जांच परख करती है। कोई प्रॉपर्टी वैध है या नहीं, यह जांचने की जिम्मेदारी प्रॉपर्टी खरीदने वाले व्यक्ति की ही होती है। होम लोन बैंक की तरफ से मिलता है। 5 प्रकार का होम लोन, जानिए आपके लिए कौन सा होगा फायदेमंद। होम लोन, हम सभी का एक सपना होता है कि हमारा एक अपना घर हो। कई बार लोग घर खरीदने के लिए बैंक से लोन लेते हैं। वित्तीय सलाहकारों का कहना है कि अलग अलग होम की जानकारी फायदे का सौदा होता है, क्योंकि आप अपनी जरूरत के हिसाब से होम लोन लेते हैं और अच्छी बचत कर पाते हैं। तो आइए जानते हैं कि होम लोन के 5 प्रकार और उनके फायदे। होम लोन के प्रकार। होम परचेज लोन, घर खरीदने के लिए लिया गया। होम इम्प्रूवमेंट लोन, घर की मरम्मत रिनोवेशन के लिए लिया गया। होम कंस्ट्रक्शन लोन, नया घर बनाने के लिए लिया गया। लैंड परचेज लोन, अपना घर बनाने के लिए प्लॉट खरीदने के लिए लिया गया। एक घर निर्माण के लिए होम लोन, अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं तो होम परचेज लोन ले सकते हैं। इसमें प्लॉट की कीमत के साथ साथ घर बनाने की लागत भी शामिल हो सकती है। प्लॉट की कीमत तभी शामिल होती है जब इसे खरीदने के 1 साल के भीतर लोन लिया जाता है। 2. घर खरीदने के लिए होम लोन, नया फ्लैट या घर खरीदने के लिए जो लोन लिया जाता है उसे होम परचेज लोन कहा जाता है। अगर आप नई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो बैंक से 90% तक लोन मिल सकता है। बैंक आसानी से 80% तक लोन दे देते हैं। लोन की अवधि 20 से लेकर 30 साल तक हो सकती है। 3. घर को बड़ा करने के लिए होम लोन, अगर कोई व्यक्ति अपने मौजूदा घर के साइज को बड़ा करना चाहता है तो वह इसके लिए बैंक से लोन ले सकता है। इस लोन को होम एक्सटेंशन लोन कहते हैं। 4. घर की मरम्मत के लिए होम लोन, अगर कोई व्यक्ति अपने मौजूदा घर की मरम्मत, पेंटिंग या नवीनीकरण करना चाहता है तो इसके लिए बैंक से लोन ले सकता है। बैंक इसके लिए होम इम्प्रूवमेंट लोन देते हैं। 5. ब्रिज होम लोन, यह होम लोन उस अवधि के लिए दिया जाता है जब तक कि मालिक नई संपत्ति खरीदने के बाद मौजूदा संपत्ति को बेच नहीं देता। यह होम लोन मौजूदा संपत्ति की बिक्री के लिए लगने वाले समय से उत्पन्न होने वाले धन अंतर को पाटने में मदद करता है। ब्रिज लोन आमतौर पर कम समय के लिए होता है। बैंक अधिकतम 2 साल तक के लिए यह लोन देते हैं। क्या एक व्यक्ति को 2 होम लोन मिल सकते हैं? जब आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ मिलकर जॉइंट होम लोन लेते हैं जिसका क्रेडिट स्कोर मजबूत है और उसकी भुगतान करने की क्षमता अच्छी है, तो लोन लेने में आसानी रहती है। इसके अलावा ज्वाइंट होम लोन लेने पर आपको ज्यादा लोन मिल सकता है, क्योंकि बैंक दोनों आवेदकों की इनकम को ध्यान में रखकर लोन देगा। बेहतर सिबिल स्कोर से होम लोन लेना आसान। होम लोन, SBI होम लोन की शुरुआती ब्याज दर पर लोन आपको तभी मिलता है जब आपका सिबिल स्कोर यानी क्रेडिट स्कोर शानदार हो। सिबिल स्कोर 300 से 900 पॉइंट्स के बीच कैलकुलेट किया जाता है। जानकारों के मुताबिक आपका सिबिल स्कोर कम से कम 750 से ऊपर हो तो आपको लोन आसानी से मिल जाता है।
और बैंक शुरुआती ब्याज दर पर भी लोन, SBI होम लोन ऑफर कर देते हैं। सिबिल को बेहतर बनाने के लिए आपको समय पर वित्तीय ट्रांजैक्शन और पेमेंट करना होता है। होम लोन कितने दिन में मिल जाता है? जबकि होम लोन प्रोसेस में कई चरणों शामिल है, वहीं उन्हें तेजी से लिया जाना है और आप बजाज फिनसर्व से केवल 3 दिनों तक अपना लोन प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के चरण यहाँ दिए गए हैं। पहला चरण आपका नाम, फोन नंबर, पिन कोड, रोजगार का प्रकार आदि जैसे विवरण के साथ एप्लीकेशन भर रहा है। पहचान प्रमाण आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी और इन सभी डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल भी अपने पास रखना होगा, क्योंकि ये सभी डॉक्यूमेंट्स बैंक में होम लोन अप्लाई करने वाले व्यक्ति के चेक होते हैं। इसके साथ साथ आपको अपना एड्रेस प्रूफ भी देनी होता है, जिसमें बिजली का बिल, पानी का बिल, पोस्टपेड मोबाइल बिल, प्रॉपर्टी टैक्स से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट होते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स का भी रखें ध्यान, अगर आपको कोई खुद का बिजनेस है तो आपके पास बिजनेस एड्रेस प्रूफ, पिछले 3 साल का IT रिटर्न और बिजनेस लाइसेंस की डिटेल से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास एम्प्लॉयर आइडेंटिटी कार्ड, लोन एप्लीकेशन और पासपोर्ट साइज फोटो भी होनी चाहिए। होम लोन लेने वाले अक्सर करते हैं ये गलती, 20 साल में चुकता होने वाले लोन के लिए 33 साल तक देनी पड़ती है EMI। अधिकतर लोग होम लोन लेने के बाद अक्सर एक गलती करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो लोन 20 साल में चुकाया जा सकता था, उसे चुकाने में 25 से 30 साल तक का वक्त लग जाता है। हर शख्स का ये सपना होता है कि उसका अपना घर हो, हालांकि जब बात आती है घर खरीदने की तो 80 से 90% लोगों को जरूरत पड़ती है होम लोन की, साथ ही वह अपनी जमा पूंजी भी इसमें लगा देते हैं। हालांकि अधिकतर लोग होम लोन लेने के बाद अक्सर एक गलती करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो लोन 20 साल में चुकाया जा सकता था, उसे चुकाने में 25 से 30 साल तक का वक्त लग जाता है। कैसे बढ़ जाती है होम लोन की अवधि? जब ब्याज दरों में बदलाव होता है तो इसकी वजह से होम लोन चुकाने की अवधि बढ़ जाती है। अधिकतर लोग शुरुआत में इस पर ध्यान नहीं देते। बाद में जब उन्हें पता चलता है कि उनके लोन की अवधि तो बहुत लंबी हो गई है, तो वह बैंक से इसकी शिकायत करते हैं। उदाहरण के साथ इसे अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने 8% की दर पर 30 लाख रुपए का लोन 20 साल के लिए लिया। इस तरह आपकी EMI करीब 25,093 रुपए की बनेगी। होम लोन अधिकतर बैंक फ्लोटिंग रेट पर देते हैं, यानी आपके होम लोन की दर इस बात पर निर्भर करेगी कि रेपो रेट कितना है। रेपो रेट वह दर होती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से तमाम बैंकों को लोन दिया जाता है। मान लेते हैं कि होम लोन लेने के 5 साल बाद आपके होम लोन की दर 11% हो जाती है। इस वक्त आपके होम लोन का आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट 26 लाख रुपए के करीब बचेगा, क्योंकि शुरुआती सालों की EMI में ब्याज का हिस्सा अधिक होता है, जबकि प्रिंसिपल अमाउंट का हिस्सा कम होता है। 5 साल बाद की स्थिति में आपको लगेगा कि EMI के अब 15 साल बचे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दरअसल ब्याज दर बढ़ने के साथ ही वह आपके लोन की अवधि के साथ एडजस्ट कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि ग्राहकों पर अधिक EMI का बोझ ना पड़े। वहीं बैंक चाहते भी हैं ऐसा ही करना, क्योंकि आप जितने ज्यादा दिनों तक EMI देते रहेंगे, आपसे बैंक की कमाई उतनी ही ज्यादा होगी। तो अगर आपकी EMI पहले जितनी 25,093 रुपए के करीब ही रखी जाती है, तो आपके लोन की बची हुई अवधि 15 साल नहीं बल्कि 28 साल हो जाएगी। यहाँ अगर आपकी EMI 15 साल के हिसाब से देखी जाए तो वह बढ़कर 29,500 रुपए के करीब हो जाएगी। इस तरह जो लोग आप 20 साल में चुकाने वाले थे, उसे चुकाने में आपको करीब 33 साल लग जाएंगे।
ऐसे हालात से कैसे बचाएं खुद को? अगर आप नहीं चाहते कि आपके होम लोन की अवधि बढ़ जाए, तो जब ब्याज दरें बढ़े, तो आपको बैंक से बात करके अपने हम लोन की रिस्ट्रक्चर करवाना होगा। यानी आपको बैंक से कहना होगा कि वह अवधि ना बढ़ाए, बल्कि ईएमआई को नई ब्याज दर के हिसाब से बढ़ा दे। अधिकतर ग्राहक यही गलती करते हैं और बैंक से लोन को रिस्ट्रक्चर नहीं कराते हैं। लोन ट्रैप, ठगी से सावधान। पहली बार लेने जा रहे हैं होम लोन, तो इन बातों को जरूर जान ले। होम लोन देने वाले घोटालेबाजों से सेफ रहने के लिए खुद विषय की पूरी जानकारी रखें। झूठे लगने वाले तूफानी ऑफर से दूर रहें और लोन डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने से पहले जांच पड़ताल कर लें। जल्दबाजी में आकर कोई कदम ना उठाएं। आज के समय में खुद के घर के सपनों को पूरा करने के लिए होम लोन काफी मदद करता है। ऐसे में जरूरत के नाम पर लोग फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। लोन चाहने वालों को निशाना बनाने वाले घोटालों और धोखाधड़ी की घटनाओं में दिन ब दिन बढ़ोतरी हो रही है। जब भी आप किसी लोन एजेंट के साथ काम कर रहे हो, तो आपको उनकी शर्तों को ध्यान से सुनने और सावधान रहने की जरूरत है। अगर आप भी लोन लेने की योजना बना रहे हैं और धोखाधड़ी से बचना चाहते हैं, तो लोन लेने से इन बातों को जरूर जान ले। सही लेंडर की पहचान कैसे करें? एक, लेंडर की डिटेल्स चेक करें। लोन के लिए आवेदन करने से पहले रजिस्ट्रेशन नंबर सहित उसकी डिटेल्स जरूर चेक करनी चाहिए। विशेष रूप से भारत में किसी भी वास्तविक लोनदाता को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ओर से रेगुलेट किया जाना चाहिए। आरबीआई से अनुमति के बिना कोई भी लोनदाता भारत में लोन नहीं दे सकता है। बैंकों और प्रतिष्ठित एनबीएफसी (नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन) से लोन लेना हमेशा सुरक्षित होता है। 2, वेबसाइटों की जांच करें। लोन लेने वाली पार्टी को लेंडर की वेबसाइटों की भी जांच करनी चाहिए, जिसमें कंपनी पहचान संख्या (CIN), पंजीकरण प्रमाण पत्र (COR), प्रमुख प्रबंधन कर्मियों और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी सहित सभी आवश्यक जानकारी शामिल है। आमतौर पर फ्रॉड लेंडर के पास ऐसी कोई जानकारी या वास्तविक वेबसाइट नहीं होती है। इससे आप आसानी से फेक लेंडर की पहचान कर सकते हैं। 3, क्रेडिट चेक जरूरी है। कोई लेंडर आपके क्रेडिट हिस्ट्री यानी आपके सिबिल स्कोर को चेक किए बिना कभी भी लोन पास नहीं कर सकता है। आखिरकार वह आपको पैसा उधार दे रहा है और उसे ये जानने की जरूरत है कि आप इसे समय पर चुकाएं। क्योंकि लेंडर ने आपको नहीं देखा है, इसलिए आप समय पर लोन चुका पाएंगे या नहीं, इसका एनालिसिस करने का सबसे अच्छा तरीका आपके सिबिल स्कोर से आपके क्रेडिट हिस्ट्री को चेक करना है। अगर वो ऐसा नहीं करता है, तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। 4, लेंडर के रिव्यू चेक करें। लेंडर की प्रामाणिकता की जांच करने का सबसे आसान और त्वरित तरीका इंटरनेट पर मौजूदा ग्राहकों द्वारा प्रदान की गई उनके कमेंट और रेटिंग की जांच करना है। ऐप्स पर समीक्षा देखने के लिए कोई व्यक्ति गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर भी देख सकता है। ऐसे में आपको यह ध्यान रखने की जरूरत है कि कई बार लेंडर खुद ही फेक कमेंट और रिव्यू दे देते हैं, इसलिए आपको सतर्क रहने की जरूरत है। 5, छिपी हुई फीस। किसी लेंडर से लोन लेने से पहले बोरोअर्स को यह जांचना चाहिए कि वे मूल्यांकन और क्रेडिट रिपोर्ट सहित लोन एप्लीकेशन के बारे में सभी डिटेल्स की जानकारी रखता हो। लोन के समय किसी भी तरह का अनुचित शुल्क धोखाधड़ी का संकेत दे सकता है। स्कैमर्स चालाक लोग हैं। वे किसी के ज्ञान की कमी या समय की कमी का फायदा उठाते हैं। अपनी आंखें खुली रखना हमेशा अच्छा होता है। घोटालेबाजों से सेफ रहने के लिए खुद विषय की पूरी जानकारी रखें। झूठे लगने वाले तूफानी ऑफर से दूर रहें और लोन डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने से पहले जांच पड़ताल कर लें। जल्दबाजी में आकर कोई कदम ना उठाएं। सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को बैंक कैसे देते हैं होम लोन? इन 5 तरीकों से चेक की जाती है
उनकी योग्यता। जब बात आती है होम लोन देने की तो नौकरी पेशा को लोन देते वक्त तो बैंक उसकी सैलरी, बैंक स्टेटमेंट सब चेक करता है। अब सवाल ये उठता है कि जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, उन्हें होम लोन देते वक्त बैंक कैसे चेक करते हैं कि उन्हें कितना होम लोन दिया जा सकता है और ब्याज दर कितनी होनी चाहिए। हर कोई चाहता है कि एक दिन उसका अपना घर हो, लेकिन घर खरीदना या घर बनाना आसान नहीं होता। एक मिडिल क्लास आदमी की सारी जमा पूंजी लग जाती है, फिर भी पैसा कम पड़ जाता है। ऐसे में जरूरत पड़ती है होम लोन। होम लोन की करीब 90% लोग ऐसे ही होते हैं जो होम लोन लेकर ही घर बनाते हैं। जब बात आती है होम लोन देने की तो नौकरी पेशा को लोन देते वक्त तो बैंक उसकी सैलरी, बैंक स्टेटमेंट सब चेक करता है। अब सवाल ये उठता है कि जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, उन्हें होम लोन देते वक्त बैंक कैसे चेक करते हैं कि उन्हें कितना होम लोन दिया जा सकता है और ब्याज दर कितनी होनी चाहिए। आइए जानते हैं बैंक किन फैक्टर्स को रखते हैं ध्यान में। उम्र होता है एक बड़ा फैक्टर। होम लोन देते वक्त हर बैंक लोन लेने वाले की उम्र जरूर देखता है। सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को लोन देते वक्त भी उम्र पर काफी ध्यान दिया जाता है। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड शख्स की उम्र कम है, तो मुमकिन है कि वह अधिक होम लोन पा सकते हैं और साथ ही उसे लंबी अवधि के लिए भी लोन मिल जाता है। ऐसे में उस शख्स को अपना होम लोन चुकाने में ज्यादा दिक्कत भी नहीं होती है, क्योंकि ईएमआई छोटी बन सकती है। 2 जरूरी दस्तावेज चेक करना। बैंक की तरफ से होम लोन देने से पहले आवेदनकर्ता से कई जरूरी दस्तावेज लिए जाते हैं, जिनके आधार पर बैंक चेक करता है कि उस शख्स की वित्तीय हालत कैसी है। इसके तहत बैंक इनकम टैक्स रिटर्न, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, बैंक स्टेटमेंट जैसी चीजें मांगता है। इनसे यह अंदाजा लगाया जाता है कि उस व्यक्ति की वित्तीय हालत कैसी है। साथ ही यह भी पता चलता है कि उस शख्स का बिजनेस कैसा चल रहा है। इनसे बैंक अपने होम लोन के डूबने की आशंकाओं को कम करता है। 3 नेट इनकम का कैलकुलेशन। किसी भी सेल्फ एम्प्लॉयड शख्स की नेट इनकम होम लोन देने वाले बैंक के लिए बहुत मायने रखती है। इसके आधार पर बैंक को ये पता चलता है कि उस शख्स के हाथ में हर महीने कितने रुपए आते हैं। कई तरह के दस्तावेजों से बैंक इसका पता लगाता है और फिर उसी आधार पर होम लोन देता है। नेट इनकम से बैंक को ये समझने में आसानी मिलती है कि वह शख्स सारी ईएमआई समय से चुका पाएगा या नहीं। 4 क्रेडिट स्कोर चेक करना। किसी भी शख्स को होम लोन देने से पहले बैंक उसका क्रेडिट स्कोर भी चेक करता है। इससे पता चलता है कि वह क्रेडिट को लेकर कैसा है, यानी समय से लोन का भुगतान करता है या नहीं। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड शख्स का क्रेडिट स्कोर अधिक है, तो उसे होम लोन आसानी से मिल सकता है, लेकिन अगर क्रेडिट स्कोर खराब है, तो होम लोन मिलना मुश्किल हो सकता है। बता दें कि क्रेडिट स्कोर 300 से 900 के बीच रहता है। 5 बिजनेस के अलावा दूसरे सोर्स। बैंक यह भी देखता है कि सेल्फ एम्प्लॉयड शख्स की किसी दूसरे सोर्स से भी कमाई हो रही है या फिर वह सिर्फ बिजनेस पर निर्भर है। दूसरे सोर्स से होने वाली ये कमाई रेंटल इनकम हो सकती है, कहीं निवेश से होने वाली कमाई हो सकती है या फिर जमीन जायदाद से होने वाली कमाई हो सकती है। अगर उस शख्स की दूसरे सोर्स से भी कमाई हो रही है, तब तो यह एक अच्छा संकेत है, जिससे होम लोन आसानी से मिलने की संभावना बढ़ जाती है। होम लोन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। फेस्टिव सीजन होम लोन ऑफर के दौरान सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के बैंक बेहद ही आकर्षक ब्याज दरों, होम लोन इंटरेस्ट रेट्स पर होम लोन ऑफर कर रहे हैं। अधिकांश बैंकों ने इस दौरान प्रोसेसिंग फीस, होम लोन प्रोसेसिंग फी में भी पूरी तरह छूट दे दी है। इंडस्ट्री में फिलहाल होम लोन की ब्याज दरें रिकॉर्ड लो पर है और यह 6.50% सालाना से शुरू है।
अगर आप भी इस दौरान मकान खरीदने के लिए होम लोन लेने का प्लान कर रहे हैं, उससे पहले कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देना चाहिए। आप चाहे सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड, सबसे जरूरी बात यह है कि होम लोन लेने से पहले यह जान ले कि किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। लोन के लिए अप्लाई करने से पहले उन डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लेना चाहिए। SBI और ICICI बैंक की वेबसाइट के मुताबिक होम लोन के लिए कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो सभी तरह के एप्लीकेंट्स को देने होते हैं। वहीं सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड को अलग अलग कुछ तरह के डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। होम लोन जरूरी दस्तावेज। अमूमन हर बैंक में होम लोन के लिए लगभग एक समान डॉक्यूमेंट्स की ही जरूरत पड़ती है। SBI की वेबसाइट के मुताबिक जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट की डिटेल जानते हैं। सभी तरह के एप्लीकेंट्स के लिए जरूरी दस्तावेज: एम्प्लॉयर आइडेंटिटी कार्ड, लोन एप्लीकेशन फॉर्म भरकर उसके साथ 3 पासपोर्ट साइज की फोटो, आइडेंटिटी प्रूफ, पैन, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, कोई एक, रेजिडेंस प्रूफ, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पानी बिल, गैस पाइपलाइन बिल की कॉपी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड की कॉपी। कोई एक प्रॉपर्टी पेपर्स, कंस्ट्रक्शन के लिए मंजूरी अगर एप्लीकेबल हो। बिक्री के लिए रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, सिर्फ महाराष्ट्र के लिए। बिक्री के लिए अलॉटमेंट लेटर या स्टाम्प्ड एग्रीमेंट। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी के लिए। शेयर सर्टिफिकेट, सिर्फ महाराष्ट्र के लिए। मेंटेनेंस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट, अप्रूव्ड प्लान कॉपी, जेरोक्स ब्लूप्रिंट और बिल्डर का रजिस्टर्ड डेवलपमेंट एग्रीमेंट। कन्वेंस डीड, नई प्रॉपर्टी के लिए पेमेंट रिसिप्ट्स या बैंक अकाउंट्स स्टेटमेंट जिसमें बिल्डर या सेलर को दिए गए सभी पेमेंट दिखाए गए हो। अकाउंट स्टेटमेंट, एप्लीकेंट के पास जितने भी बैंक अकाउंट है सभी का पिछले 6 महीने का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स। अगर किसी अन्य बैंक या लेंडर्स से पहले से कोई लोन लिया है तो पिछले 1 साल का लोन स्टेटमेंट। सैलरीड एप्लीकेंट, को-एप्लीकेंट, गारंटर का इनकम प्रूफ, पिछले 3 महीने का सैलरी स्लिप या सैलरी सर्टिफिकेट, पिछले 2 साल के फॉर्म 16 की कॉपी या पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर के IT रिटर्न्स की कॉपी। नॉन सैलरीड एप्लीकेंट, को-एप्लीकेंट्स, गारंटर का इनकम प्रूफ, बिजनेस एड्रेस प्रूफ, पिछले 3 साल का IT रिटर्न्स, पिछले 3 साल का बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिजनेस लाइसेंस की डिटेल्स या इसके समकक्ष। TDS सर्टिफिकेट, फॉर्म 16 अगर एप्लीकेबल है तो CA, डॉक्टर और अन्य पेशेवरों के लिए क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। ICICI बैंक, यहाँ कितने तरह डॉक्यूमेंट्स। प्राइवेट बैंक में ICICI बैंक के होम लोन के लिए डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी कमोबेश SBI की तरह ही है। फिर भी हम यहाँ एक आसान तुलना के लिए बता रहे हैं। सैलरीड क्लास के एप्लीकेंट्स को एप्लीकेशन फॉर्म फोटोग्राफ पर साइन के साथ आइडेंटिटी, रेजिडेंस और एज प्रूफ, पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, पिछले 3 महीने की सैलरी स्लिप, प्रोसेसिंग फी चेक, फॉर्म 16 IT रिटर्न की जरूरत पड़ेगी। वहीं सेल्फ एम्प्लॉयड को इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा मौजूदा बिजनेस का प्रूफ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स, इनकम कंप्यूटेशन के साथ बीते 3 साल का IT रिटर्न और बीते 3 साल की CA सर्टिफाइड ऑडिटेड बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देना पड़ता है। सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में सैलरी स्लिप की शर्त लागू नहीं होती है। नोट, यहाँ 2 प्रमुख बैंकों की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक होम लोन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जानकारी दी गई है। यह एक रेफरेंस जानकारी के लिए है। होम लोन के लिए जिस बैंक में अप्लाई कर रहे हैं वहां इसके बारे में जरूर जांच पड़ताल कर ले। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और कमेंट बॉक्स जरूर बताएं मेरी वीडियो कैसी लगी। आपको लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, ऐसी ही जानकारियां हम लाते रहेंगे आपके लिए।